वीडियो आपका है 2022 करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट आपका वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा, हो सके तो 2 बार वीडियो को जरूर देखेगा। और हम उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी लोग यहाँ पर सहयोग जरूर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। जितने लोग हैं भाई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, इसके बाद आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो देखो यहाँ पर दिया है कि 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है तो आपकी 296.070 किलोमीटर आपकी है। इसका प्रारंभ भरतकूप कमचित्रकूट के निकट एवं समाप्ति जो है वो स्थान आपका कुदरैल इटावा के निकट है, जो इसकी आपकी लंबाई होगी, ठीक है। इसमें शामिल जो आपकी जिले हैं वो आपकी कौन है तो आपकी चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और आपका इटावा। अब आप लोग गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहेंगे ये 7 जिले इसमें से क्या हैं आपके शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावन, बिरमा, यमुना, बेतवा, सिंगर आदि इसमें शामिल हैं। यहाँ पर देखा है इसके निर्माण में बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के मध्य में त्वरित सुगम सहायता के कॉरिडोर से जोड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपको जो पढ़ना था वो पढ़ना था कि इसका शुभारंभ किया गया है ना, इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा और इसके बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, कितने जिलों से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी यहाँ पर पढ़नी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अयोध्या एयरपोर्ट। देखिए 7 अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्यभूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं और इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट का, जो कि आपके 7 अप्रैल 2022 को ये हुआ है। अगला है कह रहा है ऑपरेशन कायाकल्प। तो अप्रैल 2022 में घोषणा अनुसार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कक्षा व अन्य आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी वर्ष 2019 में की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देख सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन आपके करंट अफेयर है, बहुत अच्छे करंट अफेयर आपके हैं। कह रहा आपसे 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनासकाशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनासकाशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री में प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो देख सकते हैं रामनगर जो कि वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायो संयंत्र का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पहला ही पॉइंट निकल के आ गया कि बताइएगा कि सबसे बड़े गोबर बायो संयंत्र का जो बायो संयंत्र है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया तो रामनगर वाराणसी में किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला ये राज्य भी आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना। बीना जो आपका पड़ता है वो आपके एमपी में पड़ता है, पनकी जो आपके है वो कानपुर के उत्तर प्रदेश में है ना, जो कि 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। तो बस याद रखिए बीना कहाँ है, एमपी है और पनकी आपकी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है गंगा एक्सप्रेसवे। देखो हमने बताया था कुछ आपके अपडेट हैं जो 2022 में परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं परिवर्तन के हिसाब से 2022 का जो आपकी क्वेश्चन उसको पढ़ना अनिवार्य होता है। देख सकते हैं 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। तो क्वेश्चन आपसे क्या बना कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो रखी गई वो आपकी कहां पर रखी गई, यहां पर देख सकते हैं तो आपके शाहजहांपुर में रखी गई थी, शाहजहांपुर में, है ना। अगला है कि 594 किलोमीटर लंबाई वाला शाह लेन का यह एक्सप्रेसवे देख सकते हैं 36,200 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के निकट से शुरू होगा। देखो आपको याद रखना है जो आपका ये गंगा एक्सप्रेसवे है वो आपके 594 किलोमीटर है। शुरुआत होगा मेरठ के बिजौली गांव से, है ना, और यह एक्सप्रेसवे इलाहाबाद के जुड़ारूपुर डांडू गांव के निकट समाप्त हो जाएगा। अब ये बात आती है कि जो एक्सप्रेसवे है वो आपके कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो देखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरेगा, ठीक है। तो कितने आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से गुजरेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप ही बताइएगा कि कितने जिलों से गुजरेगा तो आपके 12 जिलों से गुजरेगा। समझ में आ गया होगा पॉइंट, है ना। आगे बढ़ते हैं कि काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, ठीक है ना। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये पूरा और पश्चिम के इलाकों को जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन कब किया गया था तो नरेंद्र मोदी द्वारा 13 से 14 दिसंबर 2021 को वाराणसी के दौरे पर जब रहे थे तब किया था और उन्होंने लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बना जो श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना है इसके पहले चरण का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है ना। कितने तो आपके 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं 23 में आपकी काफी चीजें हैं। और आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। तो ये 6 शहर आपसे पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन कौन से शहर शामिल है या इनमें से कौन सा शहर इनमें से शामिल नहीं है आपके 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल के तहत। तो देखो यहाँ पर वाराणसी शामिल है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, झांसी, प्रयागराज में लाइट मेट्रो रेल सेवा का शुरू किया जाने की योजना की बनाई गई है। तो याद रखिएगा इनको आपको याद रखना है, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, प्रयागराज में लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
ये क्वेश्चन अभी आपको मिला भी होगा, जो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनना है, जो कि 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, जो कि 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। याद रखिए, जो आपका ये बन रहा है, इसके जो आपके कुलपति होंगे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मेन पॉइंट आपको देखो दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विद्यालय का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये जो भारत में जो प्रयागराज में बन रहा है उसका नाम क्या रखा गया है, तो ये रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो अगला दिया है, सर आप केवल यूपी करंट अफेयर दीजिए। ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हैं बताइए, ये क्या पढ़ा रहे हैं, नौटंकी पढ़ा रहे हैं क्या, अमेरिका की करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं क्या, बताइए ये क्या पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं जानते हो तो तैयारी करना छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर, प्रयागराज और आगरा में औद्योगिक क्लस्टर। 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर हैं ये कहां पर स्थापित किए जाने हैं, तो भैया आपके आगरा में और आपके प्रयागराज में स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। देख सकते हैं 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे सर कहां पर, अलीगढ़ में किया गया है। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय, देख सकते हैं ये है आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय। 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है कि आपके गोरखपुर में स्थापित किया गया है, गोरखपुर में आधारशिला रखी गई है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको देख सकते हैं योग होगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध आदि चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट और भी है, इसी दिन राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया था। यह विश्वविद्यालय गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो देखिए भाई, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी, जो कि सुल्तानपुर जिला है, में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो कहां पर किया था, तो आपके करवल खीरी, जो कि आपके सुल्तानपुर जिले से किया था। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपके 340 दशमलव देख सकते हैं, या तो आप लोग 341 लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको हो गया कि उद्घाटन किसने किया और ये कहां से उद्घाटन किया गया है और साथ में कितने किलोमीटर का है, बस यहीं पर आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देख सकते हैं यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चंद्रसराय गांव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले में, जो कि स्थित है हैदरिया गांव तक समाप्त हो जाता है। तो बात आती है कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से गुजरता है, तो देखो लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है, लेकिन ये जो जाता है वो कितने जिलों से जाता है, तो आपके 9 जिलों से जाता है। सबसे पहले लखनऊ से शुरुआत, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और आपके गाजीपुर, है ना। तो ये लखनऊ से सीधा सीधा पूर्वांचल की तरह जा रहा है, वो आपके 9 जिलों से होकर जाएगा। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसमें भविष्य में 8 लेन तक विकसित किया जा सकता है। ये जो आपका है इसमें 6 लेन है इस समय, और भविष्य में 8 लेन तक विकसित किया जा सकता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पूरे भार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया जो हवाई पट्टी है वो कहां पर है, तो सुल्तानपुर के पूरे भार गांव में बनाई गई है। इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकाल की स्थिति में लैंड कर सकते हैं, उड़ान भी भर सकते हैं। और याद रखिएगा कि एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, कि कोई भी एक्सप्रेसवे 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर रसिन बांध परियोजना। तो देखिए 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाण गंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रसिन बांध परियोजना का जो लोकार्पण किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट के बाण गंगा नदी पर निर्मित है, इसका लोकार्पण किया गया है, चित्रकूट में किया गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड। तो देख सकते हैं फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित किया है। इसके लिए 16 अंकों का यूनिकोड की व्यवस्था भी किया है। ठीक है, तो 16 अंकों का कोड किसने किया है, तो आपके उत्तर देश में की सरकार ने किया है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सम्मेलन है, तो सम्मेलन और उसके आयोजन को पढ़ना है। देख सकते हैं कि 24 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जालौन जिले में स्थित ग्राम एरी रामपुरा की ग्राम सभा की बैठक में शामिल हुए थे। तो भैया कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो योगी जी थे कहाँ थे, ये थे जालौन जिले में स्थित जो ग्राम है एरी रामपुरा, वहां पर आपके बैठे थे, अर्थात ये शामिल थे वहां पर। ठीक है ना। और इस अवसर पर इन्होंने 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी आदि चीजें लोकार्पण इन्होंने किया था।
देख सकते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के अवसर पर जिला पंचायत जालौन और मिर्जापुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है। ये क्वेश्चन आपको हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया भी था मॉर्निंग में, अर्थात एक क्लास जो हमने यूपीजी के दिया था, तो वहां पर हमने बताया था कि जो पंचायती राज दिवस था उस पर जो पुरस्कार दिए गए थे, तो एक जालौन को दिया गया है और दूसरा आपका मिर्जापुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और 3 क्षेत्र पंचायतों और 20 ग्राम सभाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो देखिए 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन हुआ है। यहाँ अंतिम बार वर्ष 1994 में अधिवेशन किया गया था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि इस बार का हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आपको जवाब देना है कहाँ पर, प्रयागराज में। कौन से नंबर का था? 73 नंबर का था क्या? और ये आपके 111 वर्षों के इतिहास में अब तक कितनी 7 बार प्रयागराज में हुआ है, और ये इसके पहले का हुआ था तो 1994 में हुआ था। इतने पॉइंट आपसे यहाँ बन सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022, तो 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 के दौरान वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये बताइए ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? आपके वाराणसी में लगता है। इस मेले का आयोजन महाराणा बनास विद्यान्यास एवं ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये कब किया जाता है? जो ध्रुपद मेला है एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रति माह फरवरी मार्च माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी मार्च में किया जाता है। याद रखिए फरवरी मार्च में किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की क्या है? एक महत्वपूर्ण शैली है। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। देखिए भाई 24 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 73वें स्थापना दिवस पर 5वां उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन हुआ था 2018 में, है ना, जब चलाया गया था क्या एक राज्य एक प्रोडक्शन वाला जो हुआ था वो आपकी शुरुआत इसी में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का 5वां जो आपका हुआ है ये 73 नंबर का है और उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ किया गया है और पहली बार जो किया गया था 2018 में किया गया था। ठीक है, ये 73वें स्थापना दिवस जो हुआ था इस बार को 5वीं बार किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। हाँ बिल्कुल सही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2018 में ही शुरू किया गया था। बटेश्वर पशु मेला तो नवंबर 2021 में आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा जो आपका पशु मेला लगता है वो आपके आगरा में, है ना, कौन सी नदी के तट पर? तो आपके यमुना नदी के तट पर। या भारत के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो कि यमुना और शहरीपुर के तट पर स्थित है। 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। अर्थात जो आपका बटेश्वर है वो 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन अगर कभी भी पूछ ले कि भैया बताइए कि 101 शिव मंदिर कहाँ के लिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि सर बटेश्वर में है जहाँ पर पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैराब से कि उत्तराखंड महोत्सव। देखिए भाई आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। ये किया कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में किया है। क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड महोत्सव है इसको लखनऊ में आयोजित किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैराब से दीपोत्सव 2021 पंचम, मतलब 3 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2021 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया है। और इस वर्ष दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर लगभग 9,54,000 दीप प्रज्वलित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए थे। ठीक है, और कुल मिलाकर लगभग देखा जाए 11,90,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कैराब से उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो जो कि 9 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहाँ पर किया है? लखनऊ में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये जो आपका महोत्सव हुआ है कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो आपको डायरेक्ट बताना है कहाँ? लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चर्चित व्यक्ति में आपको हम लोग आ गए हैं, चर्चित व्यक्ति में आपके आ गए हैं। ठीक है, चलिए अमर राजपूत भैया अभी अभी आए, पीडीएफ मांगने लगे हैं ना, रिवीजन में बहुत फायदा मिलता है। अभी तक तो आ रहे नहीं थे, अब आई क्लास में तो तुरंत जलने लगे कि सर जी पीडीएफ भेज दीजिए, रिवीजन में फायदा मिलता है। अभी तक क्लास में नहीं आए थे, बस बोलने आए हैं कि पीडीएफ भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे। चलिए यहाँ पर देखो दिया है अजय कुमार मिश्रा। भाई चर्चित व्यक्ति में सबसे पहले बात आती है अजय कुमार मिश्रा पे आती है। तो कह रहे हैं आपसे कि 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो भैया याद रखिए अजय कुमार मिश्रा कौन है? ये आपके प्रदेश की महाधिवक्ता नियुक्त किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जो आपके हैं 1981 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकालत प्रारंभ किया था। तो आपको याद रखिए प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने की स्वीकृति आपके 10 मई 2022 को हुई है। तो इसलिए अजय कुमार मिश्रा को याद रखिए कौन है? तो आपके प्रदेश की महाधिवक्ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट और भी है। कह रहा है 1995 में प्रदेश के सबसे कम आयु के प्रदेश के अपर महाधिवक्ता बने थे। ठीक है, अपर अधिवक्ता बने थे 1995 में, सबसे कम उम्र के बने थे। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है माया गोविंद कौन है? माया गोविंद कौन है? तो देखिए 7 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध कवित्री गीतकार लेखा माया गोविंद का निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1940 में, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, उन्होंने सौतेला, रजिया सुल्तान, बाल ब्रह्मचारी, आर्या पार, लाल बादशाह, याराना जैसी 350 से अधिक फिल्मों में के लिए गाने लिखा है। इन्होंने बहुत गाने लिखा है, 350 से अधिक गाने इन्होंने लिखा भी है। माया गोविंद, तो याद रखिए माया गोविंद किस चीज से जुड़ी हैं? तो याद रखिए कवित्री भी हैं, गीतकार भी हैं और लेखिका भी है। इनका निधन हुआ है और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? आपके लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि श्री कौन है? गीतांजलि श्री जो आपकी हैं वो कौन है? तो अप्रैल 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि की अंग्रेजी अनुवाद टर्म्स ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। याद रखिए गीतांजलि श्री जो हैं इनके रेत समाधि
कि अंग्रेजी अनुवाद के लिए, जो कि अंग्रेजी अनुवाद है टॉमस ऑफ सैंड, को बुकर पुरस्कार के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। और टॉमस ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है, याद रखिए टॉमस ऑफ सैंड ये हिंदी की पहली रचना है, याद रखिएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष दावेदारों में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया गया है। अच्छा, गीतांजलि श्री का जो जन्म हुआ था ये 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। गीतांजलि श्री हैं, इनका जन्म 1957 में मैनपुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है पैराग्राफ से आरती राणा और नीरजा माधव। आरती राणा एवं नीरजा माधव ये कौन है? तो देखिए 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली प्रदेश की इन दोनों महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए उत्तर प्रदेश की किन 2 महिलाओं को नारी शक्ति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे आरती राणा को और नीरजा माधव को दिया गया है। जो कि उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला है मोहसिन रजा कौन है? मोहसिन रजा, तो देखिए 31 मार्च 2022 को मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे मोहसिन रजा है ना। और ये हज समिति के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। जो हज समिति का अध्यक्ष होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो मोहसिन रजा कौन है? तो ये हज समिति के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सतीश महाना। तो देखिए आप लोग जब पढ़ रहे हैं विधानसभा का रिजल्ट, तो ये जरूर आप पढ़ेंगे सतीश महाना के बारे में। तो देखिए 29 मार्च 2022 को सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। भाई इनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, आपकी 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पदक्रम में वर्ष 1937 से अब तक के उत्तर प्रदेश के 23वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा ये कौन से नंबर के हैं? तो आपके 23वें नंबर के ये आपकी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। महामना इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री थे। अर्थात योगी सरकार के जब पहले कार्यकाल था तब ये औद्योगिक विकास मंत्री थे। वह नगर विकास राज्य मंत्री, खादी ग्रामीण उद्योग मंत्री, टेक्सटाइल, है ना, कई आपके मंत्री रहे हैं। देख सकते हैं वह कुल 8 बार विधायक चुने गए हैं। ये 8 बार विधायक चुने गए। याद रखिए जो सतीश महाना है ये 8 बार विधायक चुने गए हैं। 5 बार तो ये चुने गए हैं कैंट से, कानपुर में जो कैंट विधानसभा है, और 3 बार चुने गए हैं जो कि कानपुर के महाराज विधानसभा से चुने गए हैं। तो ये 8 बार ये आपके चुने गए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज। देखिए 16 से 17 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि को प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिनका वास्तविक नाम था ब्रजमोहन मिश्र। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो देखो कथक नृत्य बिरजू महाराज का वास्तविक नाम था ब्रजमोहन मिश्र। इनका निधन हो गया, सब लोग जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1937 को। तत्कालीन हांडिया, जो कि वर्तमान में प्रयागराज जिले की एक तहसील है, हांडिया ये प्रयागराज जिले की एक तहसील है जो कि संयुक्त प्रांत ब्रिटिश इंडिया में आपका हुआ था। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहे हैं। वह लखनऊ कालका बिंदादीन कथक घराना से संबंधित रहे हैं। उन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया, 1986 में पद्म विभूषण मिला, 1987 में कालिदास सम्मान मिला, 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार भी सम्मानित किया गया, 2012 में उन्नाई कथारूम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला था। एक और भी आपका क्वेश्चन है कि 2016 में उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल में कॉरिडोर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आपसे ज़्यादा ये पूछेगा 2016 वाला पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सोनम किन्नर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सोनम किन्नर है कौन? याद रखिएगा कि सोनम जो किन्नर हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश वेलफेयर बोर्ड का जो उपाध्यक्ष है वो आपके सोनम किन्नर है, याद रखिए। और इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष राज्य के समाज कल्याण मंत्री हैं, है ना। इस बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के समाज कल्याण मंत्री हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनम ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, याद रखिएगा। तो ये राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने अमेठी से चुनाव इन्होंने लड़ा था, जो कि आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सोनम किन्नर को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हाँ बिल्कुल बात है, फेमस हुई थी 2014 से। अगला दिया है कंगना रनौत को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते होंगे कि 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखिए एक उत्पाद एक योजना, जो आप एक उत्पाद एक योजना है, एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपकी कंगना रनौत है, याद रखिएगा, जो कि 2018 से ये आपकी उत्पाद आपका चालू है ना। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं, यह कार्यक्रम जो था 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, एक जनपद एक उत्पाद, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला कल्याण सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कल्याण सिंह के समय में ही जो आपकी बावड़ी मस्जिद थी उसमें एक केस भी आपका हुआ था। तो देखिए 21 अगस्त 2021 को वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म अलीगढ़ जिले की अतरौली में हुआ था। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। कल्याण सिंह देख सकते हैं कई बार आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 2014 से 19 तक राजस्थान के भी राज्यपाल रहे हैं, बिहार में भी राज्यपाल रहे हैं। तो याद रखिए कहाँ इनका जन्म हुआ था? अतरौली में हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह है तो बहुत, लेकिन आपको वही बता रहे हैं जो जरूरी है। तो देखो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह आपके कौन है? तो जून 2021 में वाराणसी निवासी, ये कहाँ से हैं? तो वाराणसी के निवासी हैं कौन? डॉक्टर उदय प्रताप हैं। और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को हिंदुस्तानी अकेडमी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया है। तो याद रखिए हिंदुस्तानी अकेडमी का अध्यक्ष कौन है?
तो आप बताएंगे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह है। याद रखिए कौन है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह है, हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष। और हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में है। आगे आते हैं डॉक्टर राम बाबू हरित। डॉक्टर राम बाबू हरित, तो देखिए 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के, ये आपके कहाँ के हैं, आगरा के हैं जो डॉक्टर राम बाबू हरित हैं, ये आगरा के हैं। डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष नामित किया गया है किसे, डॉक्टर राम बाबू हरित को, जो कि आगरा के हैं। अगला साथ ही देखो जाए कि शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार और सोनभद्र के राम नरेश पासवान को भी आयोग में उपाध्यक्ष और 15 अन्य सदस्यों को भी नामित किया गया है। आगे आते हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है। तो अनूप चंद्र पांडे हैं, ये आपके पूर्व मुख्य सचिव हैं जो कि आपके नए चुनाव आयुक्त हुए हैं। ये आपके कैडर से 1984 बैच के ये प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त रहे हैं। जी हाँ, अगला बताइए, कह रहे हैं अनूप चंद्र पांडे हो गया। चलिए, अनूप चंद्र पांडे हो गया। न्यायमूर्ति के.वी. नारायण, अब आ गए हम लोग किसमें, न्यायमूर्ति के.वी. नारायण। तो 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.के. नारायण अर्थात बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए, न्यायमूर्ति बी.के. नारायण जो आपके हैं, ये उत्तर प्रदेश मानव अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक के लिए किया गया, जो भी पहले होगी वहीं तक आपके रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मानव अधिकार आयोग के जो होते हैं उनकी अवधि 3 वर्ष होगा या तो 70 वर्ष के लिए की जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चौधरी अजीत सिंह। तो चौधरी अजीत सिंह देख सकते हैं 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक दल रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को कोविड-19 संक्रमण से इनका निधन हो गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह। उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार ये सांसद भी रहे हैं। और पहली बार हमारे गाँव में उतरे थे हेलीकॉप्टर से, तो हम लोग देखने गए थे, तब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो ये उतरे थे हमारे गाँव में हेलीकॉप्टर से, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे थे, देखने गए थे कि हेलीकॉप्टर कैसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंडित राजन मिश्र। इनका चुनाव चिन्ह जो था वो हैंड पाइप था ना, इनका जो चुनाव चिन्ह था वो हैंड पाइप था। आगे बढ़ते हैं, पंडित राजन मिश्र। तो देखिए 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का नई दिल्ली में कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि पंडित राजन मिश्र का जो संबंध है वो किससे है, तो आप कहेंगे शास्त्रीय गायक से है, शास्त्रीय गायक से है। शास्त्रीय गायन में उन्होंने अपने भाई साजन मिश्र के साथ जोड़ी मशहूर थी, मतलब पंडित राजन और पंडित साजन, इनकी जोड़ी मशहूर थी किसके लिए, तो ख्याल शैली के लिए बहुत ही जाने जाते थे। याद रखिएगा, ठीक है। बनारस घराने से जुड़े पंडित राजन मिश्र को 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चर्चित स्थल आपका दिया है कि भारत का पहला अमृत सरोवर है ना, आज जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ाया भी था कि भारत का पहला अमृत सरोवर आपका कौन सा है। तो देखिए भाई, 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया गया है। गंदगी से भरे इस तालाब को साफ करके उसका कायाकल्प किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बन गया है। रामपुर जिले में 75 तालाबों का चयन करके अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है वाराणसी के बारे में। तो देखिए, वाराणसी में 12 मई 2022 को NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए समझौता आपका हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ है यहाँ पर वाराणसी हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हाँ एक पॉइंट और पढ़ लीजिए कि 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिला था कि भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तन। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में जो आपका सैनिक स्कूल है इसका नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे, अर्थात CDS थे, आप लोग जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसे नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है जेवर। भाई जेवर के आप लोग जानते होंगे, जेवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए भाई, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आधारशिला रखी थी। कब रखी थी, तो 25 नवंबर 2021 को इसकी आधारशिला रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में यह हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के लिए आपके 6 रनवे के साथ ये बनाया जा रहा है, 6 रनवे के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नोएडा में, देख सकते हैं नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण टावर, नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण टावर आपसे दिया गया है। तो 17 नवंबर 2021 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में स्थापित अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण है। यह टावर BHEL द्वारा विकसित किया रहा है, BHEL द्वारा विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, तकनीकी द्वारा ये प्रदूषण नियंत्रण टावर है, कहाँ पर है आपके, तो नोएडा में आपका है ना। ये सब बिकने के लिए बन रहे हैं, बन जाएंगे, फिर बेच दिए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। आजमगढ़ में देखिए क्या जरूरी है, आजमगढ़ में
तो 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। याद रखिए, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है किसने? तो केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने रखा है, जो कि 49.42 एकड़ में बनाया जाएगा और इस विद्यालय की निर्माण लागत राशि 108 करोड़ रुपए आपकी रहेगी। और जनवरी 2022 में जारी अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ये आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय है, इसका जो नाम है वो आपका किया गया है, क्या दिया गया है? महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है रामपुर भी चर्चा में क्यों आया है? तो देखो भाई, 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक 29वें हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया है। तो 29वें नंबर का हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ है? रामपुर में हुआ है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। वोकल फॉर लोकल के अलावा इस हुनर हाट की एक अन्य थीम थी वेस्ट फार्म फेम थी। और अगला यहाँ पर देखो दिया है सुकर क्षेत्र सोरो क्यों आपका चर्चा में आया? सुकर क्षेत्र सोरो जो आपका चर्चा में आया है, ये क्यों आया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कासगंज जिले में स्थित सुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान की निर्वाण स्थली आपकी है, इसलिए आपका चर्चित में आया है। तो सोरो जो आपका है ये कासगंज जिले में आपके स्थित है। गोरखपुर में प्राणी उद्यान का लोकार्पण। देखो भाई, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी खां उद्यान का लोकार्पण किया है। कानपुर लखनऊ के बाद यह राज्य में स्थापित तीसरा बृहद श्रेणी का ये चिड़ियाघर होगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कुल 9 चिड़ियाघर हैं। कितने हैं? 9 चिड़ियाघर हैं भाई, याद रखिएगा। 3 बृहद चिड़ियाघर हैं, 5 लघु चिड़ियाघर हैं और एक बचाव केंद्र भी आपका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शाहजहांपुर। देखिए शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर चर्चा में क्यों है इसको भी देखिएगा कि 21 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का स्मारक शाहजहांपुर में बनाया जाएगा। किसका? ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को शाहजहांपुर में मतलब स्मारक बनाया जाएगा। ये आप लोग ये 3 लोग को क्यों चुना गया है? इसका चुना जाने का कारण क्या है कि 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र, अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में, नैनी स्थित मलाका जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, लटकाई गई थी, है ना। इस कारण से इन तीनों के कह सकते हैं लिए शाहजहांपुर में एक स्मारक बनाया जा रहा है।